हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा। हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7 और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हम इससे पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि सेंट्रॉइड क्या होता है। देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो भी सेंटर होगा उसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। और ये सेंटर पॉइंट कैसे मिलता था हमें? अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो सारे एंगल बाइसेक्टर, तो वो सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो ये मतलब आप समझ लो सिंपल में कि ट्रायंगल का सेंटर, उसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो सेंट्रॉइड को अगर हम जी से डिनोट करें ये ए बी सी है। ए का कोऑर्डिनेट है -7 6, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 8 और 5 और जी का कोऑर्डिनेट हम ले लो x y। तो ये जो सेंट्रॉइड है जी, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में ऐसा डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम सॉरी, और लिखेंगे लेट सेंट्रॉइड G let coordinate let centroid G with coordinates x y। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए। एंड अभी x1 y1, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, इसको x3 y3 ले लेंगे हम। x1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल टू 6, y1 सॉरी x1 इज -7 एंड दिस वन इज y1 इज 6, x2 कितना हो जाएगा? x2 इज 2 एंड y2 -2, फिर x3 हो गया 8 और y3 हो गया 5। ये तो आपको पता ही है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें एक x होता है, एक y होता है। तो हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लिख दिया। अभी हम क्या यूज करेंगे? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो यहां हम क्या लिखते हैं? बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू, x मतलब क्या? इसका कोऑर्डिनेट, ये जो x हमको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हो गया। और ऐसे ही फिर y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का रहेगा। तो x1 y x2 और x3 यानी -7 प्लस 2 प्लस 8 बाई 3 कितना आएगा? 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 7 3, तो 3/3 मीन्स 1, यानी x आपका आ गया 1। और ऐसे ही फिर हम y का फॉर्मूला लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो y इज इक्वल टू 6, y1 y2 इज -2 एंड y3 इज 5/3। तो कितना आ गया यहाँ पे? 6 - 2 इज 4 एंड 4 प्लस 5 इज 9, 9/3, 3 3 9। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो g है, g के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 1 एंड 3। ये समझ में आ गया आपको? एक बार आंसर चेक करेंगे और फिर इसके जैसे और भी जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें भी सेम है। क्या दिया हुआ है हमको? एक ट्रायंगल दे दिया है। ये ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस हैं, ए बी और सी, तो होते ही हैं। और यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लो और ये हो गया 3 -5 4 3 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 11 -4। ये इस तरह से। और हमें ये सेंट्रॉइड जी है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं यानी एक्स और वाई। तो हम क्या लिखेंगे? लेट जी इज सेंट्रॉइड विथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ये हो गया जी के कोऑर्डिनेट। और
x1 इज इक्वल टू 3, y1 -5, x2 4, y2 3, फिर इसके बाद क्या था x3 11 एंड y3 -4। बाय यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो x1 क्या है 3, x1 4 और x3 11 बाय 3। इसको प्लस करो तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 11 18। तो x इज इक्वल टू आ गया 18 बाय 3, यानी 3 6 18, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ऐसे ही y का लगा दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो y1 क्या है यहाँ पे -5 प्लस 3 प्लस 4 बाय 3। तो 3 प्लस 4 इज 7 और 7 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 इज 2। तो यहाँ ये आ जाएगा 2 बाई 3। एक बार y की वैल्यू देखेंगे कि 2 बाई 3 आ रहा है कि नहीं। y का वैल्यू -2 आ रहा है। क्यों आ रहा है -2? ये -5 प्लस 3 प्लस 4, अच्छा ये -4 है। y3 क्या है हमारा -4 है। यहाँ पे देखो y3 इज -4। तो -5 एंड -4 इज -9 और -9 प्लस 6 कितना हो जाएगा -9 प्लस 3 -6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू -2। तो जो हमारा आंसर है ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 6 एंड -2। क्लियर हो गया। काफी आसान क्वेश्चन है। इसके आगे का जो पार्ट 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी के जैसा करना है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा ये जो चैनल है, मेरे इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा विथ सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए चाहे वो क्वेश्चन टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे कैसा भी हो, हम उसको सॉल्व करेंगे मिलकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर भी हमको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे पहले। ये A B C ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। 4 7 ये दिया है आपको 8 4 और ये 7 11। इसका कोऑर्डिनेट हमने x y ले लिया। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें डायग्राम बनाएं, लेकिन एक रफ डायग्राम बना के मैथ्स के क्वेश्चन को समझना ये बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को समझने का। और जब आप 10th में जाएंगे, अब तो 10th में है ही, तो 10th में क्या मतलब बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, आपको रफ डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। तो चाहे मार्क्स हो ना हो, एक तो समझने के पर्पज से भी ये अच्छा है और ये अच्छी आदत है कि क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझना। आप जब आगे की क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे आपकी ये जो हैबिट होगी कि आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझ रहे हैं। और तो फिर क्या होगा कि वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के या मैथ्स के, तो वो आप इजिली समझ पाएंगे। डायग्राम को देख के आप परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन समझा रही हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसके 3 वर्टाइसेस बनाए और इस तरह से फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए और यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड लिख दिया, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इसको हम वही चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या मेंशन करेंगे, लेट G is centroid, G is centroid with coordinates x y and x1 is equal to 4, x2 is equal to 8, x3 is equal to 7, y1 is equal to 7, y2 is equal to 4 and y3 is equal to 11। ये रख दिया हमने और हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3
अभी x1 x2 और x3 4 प्लस 8 प्लस 7/3, तो 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19, तो ये आ गया 19/3। मतलब x की वैल्यू तो मिल गई हमें 19/3। और अब हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या मिलती है, तो y भी ऐसे ही निकलेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अभी y1 क्या है हमारा 7 प्लस 4 प्लस 11/3, तो 7 प्लस 11 18 प्लस 4 22, 18 19 20 21 22, 22/3 y। अच्छा, इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपको x1 y1 और x2 y2 वो फिक्स रखना है। मतलब इन्हीं, जैसे कि अगर ऐसा कुछ है, ये अगर सेगमेंट का नाम ए बी है और यहाँ कहीं वो पॉइंट पी उसको डिवाइड कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेना है, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना है। ऐसा आप फिक्स रखेंगे तभी आपके जो बुक का आंसर है वो आएगा। लेकिन ये जो ट्राइंगल है, इसमें जो ये सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो इसमें आपको ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ आप जिसको जो मर्जी आए वो मान सकते हैं। इसको x1 y1 लो या इसको x1 y1 लो या इसको x1 y1 लो, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं। ओके, चलो अभी आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें हमको सेंट्रॉइड दिया हुआ है। सेंट्रॉइड क्या दिया हुआ है, जी के कोऑर्डिनेट -4 एंड -7 इज द सेंट्रॉइड। इफ ए -14 -19 एंड बी 3 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। मतलब क्या कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 2 वर्टाइसेस का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है और हमें सी फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है, गिवन पे ध्यान दो। अगर गिवन में कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है, तो हमेशा वही फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड दिया हुआ है और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड फाइंड करने का, इसका मतलब हम यहाँ पर सेंट्रॉइड फाइंड करने का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, पहले डायग्राम में हम देखेंगे। ये ए बी सी सेंट्रॉइड दिया हुआ है, -4 -7, ए -14 -19 और बी है 3 5 और सी को आप x3 y3 ले लो, क्योंकि हम जनरली जो सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं तो सी को x3 y3 लेते हैं, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं x3 y3। तो अब हम यहाँ पे सारा कुछ लिख देंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज x3 y3, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, उसको मेंशन करना है, वो हमने कर दिया। x3 y3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी और x इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये हमेशा x और y होता है, x1 y1 और x2 y2। तो x क्या लेंगे -4, y लेंगे हम -7 और x1 -14, y1 -19, देन x2 3 एंड y2 5। ये क्लियर हुआ आपको कि x और y हम ये क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि जब हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाते हैं तो यही x और y होता है। तो ये हमने x और y सब लिख दिया। अभी हम क्या यूज करेंगे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अभी x क्या दिया है, x है हमारे पास -4, यहाँ -4 लिख दो, x1 -14 प्लस x2 इज 3 और x3 तो हमारे पास नहीं है, उसको ऐसे ही रख दो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें x3 की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 इज इक्वल टू, ये 14 में से 3 माइनस होगा तो -11, क्योंकि 14 के पास माइनस का साइन है, -11 प्लस x3, तो ये -12 और ये -11 इधर आके हो जाएगा +11, तो यहाँ से आ जाएगा आपको -1।
x3 का वैल्यू हमारा -1 आ गया। अभी y का फॉर्मूला लगाएंगे, y का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 y कितना था, y था -7 इज इक्वल टू y1 कितना है -19 प्लस y2 इज 5 एंड y3 इज y3 7 3 जा 21 और ये 19 इधर आके हो जाएगा प्लस, अच्छा ये 19 इधर आके, अभी पहले 19 में से 5 माइनस करो, 19 माइनस 5 मतलब -19 प्लस 5 है तो -14, इसको यहाँ लिख देती हूँ, -14 प्लस y3 तो -21, ये 14 इधर आके प्लस 14 इज इक्वल टू y3। 14 -21 प्लस 14 कितना होगा 5, 14 15 16 17 18 19 20 21 7 होगा, -7 इज इक्वल टू y3। तो इसका मतलब ये हुआ कि c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 एंड 7, तो वो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में। c का कोऑर्डिनेट क्या है -1 एंड -1 है, कहाँ गया c का कोऑर्डिनेट, हाँ -1 एंड -7। समझ में आया आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्यों लगाना है या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस यही ध्यान रखो। जो भी दिया हुआ है उसमें अगर कोई ऐसी चीज दी हुई है जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि जब हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं तो अगर आपको एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, वैसे ही यहाँ पे सेंट्रॉइड दिया हुआ है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगेगा। आगे के क्वेश्चन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं और सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है ना। फाइंड क्या करना है फिर, A, B, C are the coordinate of vertices of triangle whose centroid is this, then find H and K। जब आप इन वर्टाइसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो नंबर की जगह H लिख दिया है और यहाँ नंबर की जगह लिख दिया है K, तो वो नंबर हमको फाइंड करना है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगे, यहाँ पर भी हमें सेंट्रॉइड गिवन है तो हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है देख लो, A, B, C, तब से यही सब हम लिख रहे हैं 1 5। A में क्या है H -6, B है 2 3 और 6, ये है -6 और 3। हमें क्या फाइंड करना है, ये H और ये K की वैल्यू फाइंड करनी है और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ हम सारा कुछ लिख दें, लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x1 h, x2 2, x3 -6, देन y1 -6, y2 3 एंड y3 k। मैंने इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले लिया, इसको तो xy हमको लेना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। और ये फॉर्मूला भी आपको बार बार जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार ही लिखना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अभी नहीं लिखते हैं, अभी शॉर्ट में कर लेते हैं और फिर हम एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में इतना आपको प्रेशर रहेगा ना कि आपको एक्स्ट्रा कुछ याद ही नहीं आएगा, जो आपकी हैबिट होगी वही अपने आप होता चला जाएगा और फिर बाद में आपको रियलाइज होगा कि अरे फॉर्मूला लिखना भूल गए कि डायग्राम बनाना भूल गए। तो ऐसा उनके साथ होता है जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती फॉर्मूला या डायग्राम बनाने की। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या जरूरी है कि आप जितने बार भी सम करें उतने बार उसको पूरा सिस्टमैटिक करें। चलिए भले गिवन आप बार बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि गिवन लिखना आप एग्जाम में मतलब बार आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार अगर गिवन पूरा डिटेल में ना भी लिखें, बट फॉर्मूला और डायग्राम ये आप जितनी बार सम करेंगे उतनी बार आपको लिखना है और बनाना है। ओके, हाँ, तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। x इज इक्वल टू x1 h, x2 2, x3 -6 बाय 3। x भी क्या था हमारे पास, x था, कहाँ गया x1 था, तो 1 यहाँ लिख देती हूँ। 1 इज इक्वल टू h, यहीं पे सीधे 1 लिख देते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो हमने एक बार फॉर्मूला लिख ही दिया है, तो भी डायरेक्ट वहां वैल्यू हमने रख दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, इसमें क्या आ जाएगा -4,
और ये 3, ये -4 इधर आके +4 इज इक्वल टू h, तो 7 इज इक्वल टू h। h तो मिल गया। अभी k चाहिए, तो k किससे मिलेगा? y से मिल जाएगा। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। अभी y क्या था हमारा? y5 था। 5 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 प्लस k बाय 3। तो 5 3 जा 15 इज इक्वल टू -3 प्लस k, ये -3 इधर आ जाएगा तो +3 इज इक्वल टू k, तो 18 इज इक्वल टू k। तो आंसर क्या आ गया हमारा? h आ गया 7 और k आ गया 18। एक बार आप लोग आंसर चेक कर लीजिए। h इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 18। आंसर में h इज इक्वल टू 7 और k इज इक्वल टू 18 है कि नहीं, ये देखते हैं। तो आंसर तो करेक्ट है। अभी आगे के क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले हम ये समझेंगे। ये a और b, ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास और इसका कोऑर्डिनेट 2 7 और b का इसका हो गया -4 -8। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मान लो ये हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। अगर 4 सेक्शन होगा यानी 4 इक्वल पार्ट के लिए इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से पार्ट को कितना रखना है। अगर ये मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि वो इक्वल पार्ट में ही हमको डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे ये ट्राई सेक्शन हो गया 1 2 3। अब इसको अगर मैं P ले लूं और इसको Q ले लूं तो मुझे क्या करना है? इस P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, क्योंकि ये P और Q जो है इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका ट्राइसेक्शन कर रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। क्या होना चाहिए सोल्यूशन में? P एंड Q इज ट्राइसेक्शन पॉइंट, P एंड Q इज ट्राइसेक्शन पॉइंट। अभी क्या होगा? अब AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये भी होगा। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो अब P जो है, P क्या कर रहा है? इस AB लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये कैसे पता चला हमें कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है? क्योंकि देखो A और B से अगर आप P को देखोगे तो क्या होगा? AP ये हो गया 1 पॉइंट और यहाँ पे इसके कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तो इसका मतलब P क्या है? इस AB को 1:2 के पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। और जब हम Q का फाइंड करेंगे तो Q इस AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो वैसे ही लेके हम इसको चलेंगे। हम यहाँ क्या लिख देंगे? सिंस पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट, यहाँ पे सिंस आएगा और यहाँ आएगा देयरफॉर, क्योंकि ये तीनों इक्वल है इसलिए पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन 1:2। इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब इस रेशो में डिवाइड कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पे इसको XY और इसको फिर क्या लें, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि उसको X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट ले लो, जैसा कि आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? X कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड किया है वो रेशो भी हमें दिया हुआ है और हमें ये x1 y1 और x2 y2 भी दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1
बाय m प्लस n, और एक क्या हो गया y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ, तो हम क्या लिखने वाले हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये फॉर्मूला सॉरी, ये m और n ले लेंगे इसको, तो 1 x2 क्या हो जाएगा हमारा -4 प्लस n है 2, और x1 हो जाएगा 2 बाय m प्लस n, यानी 1 प्लस 2, तो -4 प्लस 4, 2 प्लस 1 इज 3। तो x कोऑर्डिनेट इसका देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4 इज 0, 0 बाय 3 मतलब 0। तो x कोऑर्डिनेट तो पॉइंट P का 0 आ गया। अभी y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो क्या हो गया, क्या होगा वो, m यानी 1 इंटू y2 मतलब -8 प्लस n 2 y1 यानी 7 बाय 3, तो ये कितना आएगा -8 प्लस 7 2 जा 14 बाय 3, तो 8 9 10 11 12 13 14 6 बाय 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। y कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट P का 2, तो P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0 और 2, ये एक आंसर आ गया। ऐसे ही हम x कोऑर्डिनेट इसका, ये q का फाइंड करेंगे। देखो ये q फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको मिड पॉइंट से फाइंड कर लो। मिड पॉइंट से कैसे, कि हम ये पीबी सेगमेंट में इसको फाइंड कर लें कि पीबी सेगमेंट का जो Q है वो मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अब तो हमें P भी मिल चुका है ना। P क्या मिल गया है हमें, 0 और 2, तो P के जगह पे हम 0 और 2 लिख देंगे, और Q को मिड पॉइंट से हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर वापस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो कि Q AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उसको वैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सेक्शन वाला तो आपको याद है, पता चल गया है कैसे करना है। मैं आपको ये मिड पॉइंट वाला बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो इजी है, तो आप उसको ही प्रीफर करेंगे। तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम Q फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम Q का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लेट Q डिवाइड सेगमेंट, या फिर ऐसा लिख दे Q इज मिड पॉइंट, यहाँ पे लेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB, क्योंकि Q तो उसका मिड पॉइंट है ही, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये इक्वल पार्ट में कर रहा है ना डिवाइड, तो इन दोनों के बीच में ये Q होगा। Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, x1 प्लस x2, या फिर ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये हम यही लिख दें, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, तो जो फॉर्मूले के मार्क्स थे वो हमें यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, x1 x2 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो y1 इज 2 y2 बाई 2, 2 - 8 इज -6 बाई 2, तो 2 3 जा 6 यानी -3। तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और -3। समझ में आ गया। Q को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट वाला बेटर है क्योंकि इसमें m का ज्यादा झमेला नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो इसके
आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।